अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, जठर ग्रंथि की कोशिकाएं। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं के बारे में थोड़ा सा इसमें मैंने समझिए आपकी क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ये बात समझ में आ गया। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्या, कि जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन? तो श्लेष्मा या म्यूकस हो गया, भीतीय या अम्लजन्य कोशिका हो गया, मुख्य या जाइमोजीन कोशिका हो गया। 3 प्रकार की होती हैं। तीनों का नाम समझ में आ गया? फिर पूछ रहे हैं, बार बार बताएंगे, इतना ही चीज पढ़ा रहे हैं, बार बार समझाएंगे, ठीक है। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसी चीज को समझा रहे हैं। बोर्ड पर पॉइंट आपका लिख चुके हैं, उसको समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। और जितना बार बोलोगे उतना बार समझाएंगे, कम ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, इतना तो समझा। तो अब यहाँ क्या कहता है कि जठर ग्रंथिया, ठीक है, जठर ग्रंथिया यानी जठर ग्रंथिया की कोशिकाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? कौन कौन? तो श्लेष्मा या म्यूकस हो गया, यानी श्लेष्मा को क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। उसके बाद दूसरा हो गया भीतीय या अम्लजन्य कोशिका हो गया। उसके बाद में मुख्य या जाइमोजिन कोशिका। ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं किसकी हैं? तो जठर ग्रंथि की। तो जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3। अगर फिर पूछ दे कि जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन, ये 2 नंबर में चला जाएगा और तीनों का नाम याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब आगे फिर सुनिए, ये तीनों प्रकार यानी कि यह 3 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, तीनों का जो नाम बताया है ना, उससे स्रावित होने वाला, यानी इन तीनों से जो रस निकलता है, स्रावित होता है, जो लिक्विड निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, यानी कि श्लेष्मा या म्यूकस, भीतीय या अम्लजन्य कोशिका, मुख्य या जाइमोजिन कोशिका, ये 3 प्रकार की जो जठर ग्रंथि की कोशिकाएं हैं, इससे निकलने वाले रस को क्या बोला जाता है? जठर रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठर रस बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। यानी इन तीनों, देखो परिभाषा यहाँ पे, इन तीनों यानी कौन सी तीनों? जठर ग्रंथि की तीनों कोशिकाओं के, तीनों प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होने वाले जो रस, स्रावित होने वाला जो हार्मोन होता है, रस होता है, उसको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो जठर रस कहा जाता है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनिए क्या लिखा हुआ है, जठर रस में क्या क्या चीज होता है। जठर रस, आखिर कुछ ना कुछ, हर एक रस में कुछ ना कुछ होता है। तो इस रस में यानी जठर रस में क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस या श्लेष्मा होता है, और एक और चीज होता है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। ध्यान से समझिएगा, आपसे हम पूछ रहे हैं, सबसे फिर से एक बार समझो कि जठर ग्रंथिया की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। और माने कौन कौन? तो श्लेष्मा या म्यूकस हो गया, भीतीय या अम्लजन्य कोशिका हो गया, मुख्य या जाइमोजिन कोशिका। अब आपसे पूछा जाएगा इन तीनों प्रकार से जो, माने इन तीनों प्रकार से जो रस निकलता है, उस रस को क्या कहा जाता है? जठर रस कहा जाता है। इतना पता चल गया। तीनों प्रकार की कोशिकाओं से जो रस निकलता है उसे क्या कहते हैं? यानी जठर ग्रंथियों से, जठर ग्रंथियों से, यानी 3 प्रकार का होता है जठर ग्रंथि, तो तीनों प्रकार के जठर ग्रंथि की कोशिकाओं से जो सम्मिलित रूप से रस स्रावित होता है, उन तीनों प्रकार के रसों को क्या कहा जाता है? जठर रस। अब जठर रस में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, माने होता है, म्यूकस या श्लेष्मा पाया जाता है, और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। इतना क्लियर हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन कौन चीज पाया जाता है? सॉरी, जठर रस में कौन कौन चीज पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा, और निष्क्रिय पेप्सिनोजिन। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, अब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहां से होता है? तो अम्लजन कोशिका से होता है। कहां से होता है? अम्लजन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहां से होता है? तो अम्लजन कोशिका से होता है। कहां से होता है? देखो याद रख लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो अम्लजन कोशिका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो कहां से हो रहा है? अम्लजन कोशिका से हो रहा है। कहां से हो रहा है? अम्लजन कोशिका से हो रहा है। इतना समझ में आ गया। अब सुनिए क्या कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, वह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को
किस चीज को? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में क्या कर देता है? बदल देता है। अब फिर मेरा बात ध्यान से समझना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है? तो एक तो जानते ही हैं कि पेट में माने वो काम करता है, बैक्टीरिया को मारता है। दूसरा बात सुनिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। निष्क्रिय को सक्रिय, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में। ध्यान से समझना, निष्क्रिय को सक्रिय कर दे रहा है। और कौन सा निष्क्रिय? पेप्सिनोजेन। तो उसको किस रूप में बदल दे रहा है? पेप्सिन में। क्लियर हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। एंजाइम कहते हैं नहीं, जवाइन पेट साफ करता है, तो उसी तरह यह एंजाइम जो है यह पचाने का काम करेगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेप्सिन क्या करता है भाई? पेप्सिन में तो बदल दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदल दिया। तो इस पेप्सिन का काम क्या है? तो कहता है पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर, किस चीज पर यह पेप्सिन काम कर रहा है? भोजन के प्रोटीन पर काम कर रहा है, यानी कार्य करके उसको क्या कर दे रहा है? पेप्टोन में बदल देता है। किस चीज में बदल देता है? फिर से समझेंगे। पेप्सिन, सबसे पहले पेप्सिन कैसे बदलाया है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। अब यह पेप्सिन जो है ना, यह क्या कर रहा है? भोजन के प्रोटीन पर काम कर रहा है। किस चीज पर? भोजन के प्रोटीन पर काम करके अब यह पेप्टोन में बदल देता है। इतना तक समझ में आ गया? अब कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह जीवाणुनाशक की तरह कार्य भी करता है, माने जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है। और तथा यह भोजन के साथ आने वाली बैक्टीरिया, अभी ना बोले हैं हम कि यह हमारे पेट में भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या क्या करता है जरा एक बार और समझो। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहां से होता है? अम्लजन कोशिका से होता है। कहां से होता है? अम्लजन कोशिका से। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजिन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। और उसके बाद पेप्सिन जो है भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसको पेप्टोन में बदल देता है। अब फिर पढ़ेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, वह जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है। हमारे भोजन के साथ आने वाली बैक्टीरिया को वह क्या करता है? नष्ट करता है। इतना समझ में आ गया? म्यूकस या श्लेष्मा, हम लोग क्या कौन सी पढ़ लिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में पढ़ चुके। अब क्या है? म्यूकस या श्लेष्मा। म्यूकस या श्लेष्मा यह क्या है? किसका भाग है? तो जठर ग्रंथियां की जो कोशिका है ना, उसी का भाग। तो दूसरा भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या है? म्यूकस का स्राव कहां से होता है? म्यूकस कोशिका से होता है। म्यूकस का स्राव, म्यूकस या श्लेष्मा का स्राव, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा म्यूकस या श्लेष्मा का स्राव कहां से होता है? तो म्यूकस कोशिका से होता है। म्यूकस या श्लेष्मा का स्राव यानी कि जो हार्मोन निकलता है उसका स्राव कहां से होता है? तो म्यूकस कोशिका। अब म्यूकस कोशिका से निकलने वाला, ये जो म्यूकस कोशिका से निकलने वाला म्यूकस या श्लेष्मा है, म्यूकस कोशिका से जो स्रावित होने वाला हार्मोन है, कौन सी है? म्यूकस या श्लेष्मा है। उसका कार्य क्या है? तो यह आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को, ध्यान से समझना, आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को, आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को, आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को, आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निष्क्रिय पेप्सिन से सुरक्षित करता है। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो अम्ल के बारे में आप जानते हैं कि ज्यादा यदि अम्ल का प्रयोग करेगा या अम्ल होगा तो किसी भी चीज को गलाना, हम लोग पढ़ चुके थे किसके बारे में? दांत के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था ना, वह अम्ल क्या करता था? धीरे 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 परत को क्या कर देता था? नरम बना देता था, यानी गलाने की प्रक्रिया। तो ज्यादा जब हमारे पेट में अम्ल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गैस बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी अम्ल ज्यादा जब हो जाएगा तो किसी भी चीज को वह कमजोर करना, गलाने वाली प्रक्रिया। तो अम्ल से और निष्क्रिय पेप्सिन से कौन सुरक्षित रखता है?
तो म्यूकस या श्लेष्मा सुरक्षित रखता है। समझ में बात आ गया। फिर से इसके बारे में, इसके कार्य को, म्यूकस या श्लेष्मा के कार्य को समझते हैं। यह आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को, आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को किस चीज से, आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को किस चीज से, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा निष्क्रिय पेप्सिन से क्या करता है, सुरक्षित रखता है। इतना समझ में आ गया, समझ में आया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितना लीटर जठर रस स्रावित होता है, तो 3 लीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितना लीटर जठर रस स्रावित होता है, तो 3 लीटर। कितना लीटर, 3 लीटर होता है। अब आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्रावित होने लगता है। अब ध्यान देना, जब ज्यादा अम्ल स्रावित होगा, जब अभी न बोले हैं कि ज्यादा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या कोई भी अम्ल जब ज्यादा होने लगता है, जिसके कारण इसके दीवारों को सुरक्षित रखने वाले म्यूकस, देखो जब अम्ल की मात्रा ज्यादा निकलने लगेगी, जब क्या कर रहे हैं, आमाशय की ग्रंथियों से, आमाशय की ग्रंथियों से जब यह अम्लीय स्राव ज्यादा होने लगेगा, यानी अत्यधिक मात्रा में अम्ल की मात्रा जब स्रावित होंगी, तो म्यूकस का स्राव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मेरा बात ध्यान से समझना, आमाशय की दीवारों से, आमाशय की ग्रंथियों से जब कभी कभी अत्यधिक मात्रा में अम्ल का स्राव होगा, तो म्यूकस का स्राव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान से समझो, अम्ल की मात्रा बढ़ेगा, अम्ल की मात्रा जब बढ़ेगा तो म्यूकस की मात्रा क्या हो जाएगा, म्यूकस की मात्रा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ध्यान दो, जब हम ऊपर पढ़ लिए हैं कि यह क्या कर रहा है, तो आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथि को क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचा रहा है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ गया तो यहाँ म्यूकस का स्राव क्या हो गया, कम हो गया कि नहीं हो गया। तो जब बचाने वाला चीज यानी दवाई कम हो गया, तो बीमारी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो बीमारी कौन बढ़ता है, ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है ऐसी स्थिति में इसके आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर धंसा हुआ एक घाव हो जाता है। क्या हो जाता है, एक घाव हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं अल्सर। इस प्रकार की, यानी आमाशय की दीवार में होने वाले इस प्रकार के घाव को क्या बोलते हैं हम, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अब पेप्टिक अल्सर होता किसके कारण है, किसको होता है, तो जब ज्यादा दिन तक, माने ज्यादा दिन तक भोजन नहीं करता है, कोई भोजन नहीं करता है, तो वैसे व्यक्तियों के माने आमाशय में क्या हो जाती है, पेप्टिक अल्सर, यानी कि वह घाव हो जाता है। समझ में आ गया। तो जो देखो एक बात और बताते हैं, मतलब कोई भी पॉइंट पढ़ो खूब अच्छे से बारीकी, यानी ध्यान से, आराम, कोई बहुत बड़ा चीज तो होता नहीं है, बस समझने की देर है। अगर समझने की कोशिश करेंगे ना, तो हर एक चीज आसान हो जाता है, और नहीं समझेंगे तो क्या हो जाएगा, सब भारी है। अब कुछ है इसमें, क्या है, म्यूकस या श्लेष्मा। तो म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिका से होता है। इसका कार्य क्या है, तो आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा निष्क्रिय पेप्सिन से बचाता है। अब यहाँ पे फिर पढ़ रहे हैं, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितना लीटर जठर रस निकलता है, 3 लीटर। तो आमाशय की ग्रंथियों में कभी कभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि अम्ल की मात्रा जब ज्यादा हो जाता है, तो किसका मात्रा कम हो जाता है, म्यूकस का स्राव कम हो जाता है। जब म्यूकस का स्राव घट जाता है, तो उसकी दीवार में, किसकी दीवार में, तो आंतरिक स्तर, यानी किसके, आमाशय के, आमाशय के आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार धंसा हुआ क्या हो जाता है, घाव हो जाता है, उसको अल्सर बोलते हैं। और आमाशय में इस प्रकार के अल्सर को ही पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। और यह किसको होता है, तो जो ज्यादा दिन तक भूखे रहता है, इस उसको होता है। तो इसीलिए बोलते हैं भूखे मत रहिएगा, रूसिएगा नहीं घर पे, न तो ज्यादा दिन तक रूसिएगा तो क्या हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। अब वैसे भी हमारे गांव के बच्चे तो रूसते हैं घरे, लेकिन खा लेते हैं आके चौक पे लिट्टी भूजा ये सब चीज, लेकिन रूसना है नहीं, नहीं रूसना है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें, इतना समझ गया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, तो अब हम लोग को छोटी आंत के बारे में पढ़ना ही, अभी इसमें और पॉइंट है, ठीक है। अब क्या है, तो आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त, सुनिएगा, आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन का, वसा का भी क्या होता है, पाचन होता है। ध्यान से समझो, आमाशय में
किसके अतिरिक्त? प्रोटीन के अतिरिक्त। और क्या चीज? तो भोजन का वसा, भोजन के जो वसा होते हैं उसका भी क्या होता है? पाचन होता है। कहाँ पे? आमाशय में। किसके अतिरिक्त? तो प्रोटीन के अतिरिक्त। किस चीज का? भोजन के वसा का क्या होता है? पाचन होता है। ध्यान से समझो, किस चीज में? आमाशय में। किसके अतिरिक्त? प्रोटीन के अतिरिक्त। और किस चीज का? तो भोजन के वसा का क्या होता है? पाचन होता है। यानी एक तो हम समझ गए कि प्रोटीन का काम क्या क्या होता है। अब उसके अलावा भी भोजन के वसा जो होते हैं ना, भोजन में जो वसा होता है उसका भी पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। और यहाँ का आंशिक पाचन, यहाँ वसा का आंशिक पाचन किसके द्वारा? तो एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। ध्यान से समझना है, एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। तो समझिएगा फिर से, आमाशय में वसा का आंशिक पाचन किसके द्वारा होता है? फिर से समझिए, यहाँ मतलब कहाँ? आमाशय में। आमाशय में वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज है क्या? कैसे कार्य करता है? तो यह वसा को वसा अम्ल तथा क्या है? ग्लिसरॉल में बदल देता है। यानी आमाशय में जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वह कैसे काम करता है भोजन के वसा पर? तो भोजन का वसा है ना, उस चीज को कौन? गैस्ट्रिक लाइपेज क्या कर रहा है? गैस्ट्रिक लाइपेज क्या कर दे रहा है? तो वसा को अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। समझ में आ गया? ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब यहाँ पे ये जो क्या कर रहे हैं? ग्लिसरॉल जो बन रहा है, अब उसके बाद क्या होता है? आमाशय में जब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, यानी कि भोजन जब हम करते हैं तो लेई नहीं बनेगा तो भोजन कैसे आ जाके अंदर पचेगा? तो लेई तो बनाना पड़ेगा। तो लेई बनने के बाद यह क्या हो जाता है? लेई की तरह, यानी कि गाढ़े क्या कहता है? आमाशय में जब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है तो उसी लेई को क्या बोलते हैं हम लोग? काइम बोलते हैं। और यह काइम जो है, यानी काइम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा, किसके द्वारा? पाइलोरिक छिद्र के द्वारा कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में। फिर से मेरी बातों को समझना, यहां से समझा रहे फिर से। आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त, आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी क्या होता है? पाचन होता है आमाशय में। यानी भोजन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। किसके अतिरिक्त? प्रोटीन के अतिरिक्त। कौन चीज? भोजन के वसा का भी क्या हो रहा है? पाचन हो रहा है। अब आमाशय में वसा का आंशिक पाचन किसके द्वारा होता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आमाशय में वसा का आंशिक पाचन किसके द्वारा होता है? तो एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। अब गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वह कार्य करता है, तो कैसे कार्य करता है? तो वसा अम्ल को किस चीज में बदल देता है? ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब यह काइम जो होता है वह कैसा होता है? तो आमाशय में, यानी कि जब हम भोजन करते हैं आमाशय में जब जाता है तो भोजन का स्वरूप कैसा हो जाता है? गाढ़े लेय की तरह हो जाता है। उसी गाढ़े लेय को क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। और आगे यह काइम जो होता है वह पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। अब हम आपको क्या बता रहे हैं? छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत होता क्या है, इसका काम क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो क्वेश्चन अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आहार नाल के सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत है। अब कह रहा है बेलनाकार है, तो भाई बेलना कभी ना बोले कि उसके अंदर रहता है, लंबा रहता है कि नहीं चर्बिया, तो उसमें अंदर क्या रहता है या बताने की जरूरत नहीं ना है। तो उसमें क्या होता है? तो यह कह रहा है कि बेलनाकार रचना है, ये हम लोग देख चुके हैं। आहार नाल के इसी भाग में पाचन की क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। तो अब आपसे क्वेश्चन दूगो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूगो क्वेश्चन दिख रहा है क्या कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत। और फिर पूछा जाएगा
आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में। दो क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया कौन कौन। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत है। आहार नाल के बीच माने आहार नाल के इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो क्वेश्चन बनेगा आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में होती है। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितना मीटर होती है? तो यहाँ पे बता रहा है 6 मीटर होती है। कितना मीटर होती है? 6 मीटर होती है। और फिर कहता है चौड़ाई इसका कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। समझ में आ गया इतना बात। अब आगे क्या लिखा हुआ है? भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। तो क्या एक जैसन थोड़े होगा? अब कह रहे हैं हाथी का चर्बी माने हाथी का जो होता है उसका, मनुष्य का होता है उसका, खसी का होता है उसका, मुर्गा का होता है उसका, यानी सबका अलग अलग है कि नहीं है? क्या सभी लोग एक जैसे होते हैं? सबका हाइट अब छोटे बच्चे का और बड़े मनुष्य माने बड़ा आदमी का दोनों का बराबर होगा? नहीं ना होगा। तो सबका क्या होता है? तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या लिखा हुआ है कि लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर भी निर्भर करता है। अब देखो लंबाई जो होता है ना वह भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। जो जिस प्रकार का भोजन करता है उसी प्रकार का। अब जैसे मांसाहारी ले लो और शाकाहारी ले लो, तो अब रहा बात कि मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई होती है कि शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई कम होती है? तो ध्यान से समझना, मांसाहारी में कम होता है और शाकाहारी में अधिक होता है। मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? कम होती है। और शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। ये समझ में आ गया। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है या शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है? तो मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई कम होती है और शाकाहारी में क्या होता है? ज्यादा होता है, माने बड़ा होता है, यानी बहुत लंबा होता है। समझ में आ गया इतना? शाकाहारी की अपेक्षा मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। इतना क्लियर हो गया? किसमें कम होता है? मांसाहारी में। किसमें अधिक होता है? शाकाहारी में। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे सुनिएगा, तो ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है छोटी आंत को कितने भाग में बांटा, यानी छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन? तो ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो हमको जानना है कि छोटी आंत का कौन सा, यानी 3 को भाग तो बता दिए, तो पहला भाग कौन है, दूसरा भाग कौन है, तीसरा भाग कौन है? तो पहला भाग कौन सा है? ग्रहणी है। ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग कौन हो गया? जेजुनम हो गया। याद रखिएगा कि छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? तो ग्रहणी है। छोटी आंत का दूसरा भाग यानी मध्य भाग कौन सा है? और उसके बाद छोटी आंत का तीसरा यानी अंतिम भाग कौन सा है? तो इलियम है। अब इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सबका काम और कहाँ होता है, कैसा होता है, इसके बारे में हम एक एक करके अभी इसको मिटा करके फिर बताने जा रहे हैं। अब क्या था कि ग्रहणी के बारे में देखो, आपको बताए थे ना अभी कि ग्रहणी क्या होता है। यह पहला भाग है किस चीज का? तो छोटी आंत का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या कि ग्रहणी यानी छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? तो ग्रहणी है। ये क्लियर हो गया। यानी छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। यह आमाशय के पाइलोरिक भाग के, इस भाग के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। यह किस आकार का होता है? सी के आकार की। इसकी आकृति कैसी होती है? ध्यान से समझो। छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी। छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी। उसके बाद में यह कहां से शुरू होती है? तो आपसे फिर पूछा जाएगा, फिर से ध्यान से बार बार एक ही चीज देखो। थोड़ा थोड़ा तो लिख के हम दे रहे हैं आपको, लिख के दे रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड तो अपने पास है नहीं भाई, तो पहले लिख देते हैं ताकि समझाने में दिक्कत नहीं हो। किताब हाथ में लेके पढ़ाएंगे तो भी दिक्कत है कि भाई किताब लेके पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए सारी किताब का मेन मेन पॉइंट जो होता है ना उस चीज को लिख दिया जाता है जो आपको जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान से समझना। आपको अभी समझाया है कि छोटी आंत का पहला, छोटी आंत जो होते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, बता दिए। तो पहला भाग कौन सा है? ग्रहणी है। यह कहां से शुरू होती है? तो यह अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होती है। पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होती है।
इसकी आकृति कैसी होती है, माने यह प्राय किस आकृति का होता है, किस आकार का होता है, सी के आकार का होता है। कहता है ग्रहणी में लगभग बीचों बीच, माने ग्रहणी जो है जो सी के आकार का है, ठीक उसके बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। माने एक छिद्र होगा, उस छिद्र के जगह से क्या खुलता है, एक नलिका खुलती है। यह दो नलिकाओं को भिन्न भिन्न नलिकाओं का, यानी कि दो गो नलिका जो है उसको आपस में जोड़ने से बनी होती है। फिर से मेरी बातों को समझना है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं को आपस में जोड़ने से बनी होती है। जो नलिका खुलती है ना, यह दो गो नलिकाओं के, भिन्न भिन्न नलिकाओं के आके जुड़ने से बनी होती है। इनमें से एक नलिका अग्नाशयी वाहिनी और दूसरी नलिका क्या कहलाती है, मूल पीतवाहिनी। यानी कि एक छिद्र, यहाँ पे देखो एक छिद्र है, यहाँ से एक नली और यहाँ से एक नली आकर के जुड़ता है, और उस दो नलियों को क्या बोला गया है, अग्नाशयी वाहिनी, और दूसरा क्या है, मूल पीतवाहिनी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या है कि दूसरा भाग इसका कौन सा था, जेजुनम था। तो इसमें यह मध्य भाग होता है। छोटी आंत का कौन सा भाग है, मध्य। पहला भाग तो समझ में आ गया। मध्य भाग भी क्या होता है, इसका विशेष जानने की जरूरत नहीं है अभी, तो इसलिए अब तीसरे पे बात करते हैं। इलियम, यह छोटी आंत का अधिकांश भाग, माने छोटी आंत जो होता है ना, उसका ज्यादा से ज्यादा भाग क्या है, तो इलियम है। यह छोटी आंत का अधिकांश भाग होता है, यानी कि सबसे अधिक भाग किसका होता है, छोटी आंत का कौन सा भाग होता है, इलियम होता है। इसमें या इसमें भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है। छोटी आंत में तो होता ही है, छोटी आंत में तो होता ही है, लेकिन अंतिम रूप से छोटी आंत के किस भाग में भोजन का पाचन होता है, तो इलियम में होता है। इतना तो समझ में आ गया। छोटी आंत के किस भाग में अंतिम रूप से भोजन का पाचन होता है, इलियम में होता है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण इसी भाग में होता है। जब भोजन पच जाता है तो अवशोषण किस भाग में होता है, देखो ध्यान से, इलियम छोटी आंत का अधिकांश भाग है। पचा हुआ माने भोजन का पाचन जो है अंतिम रूप से छोटी आंत के किस भाग में होता है, इलियम में होता है। और अवशोषण कहाँ होता है, यानी कि जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण भी कहाँ होता है, इलियम में होता है। इतना तो पता चल गया। अब छोटी आंत में भोजन का पाचन जो है वह क्या कह रहा है, पीत, अग्नाशयी रस तथा आंत रस की क्रिया से क्या होता है, क्रिया से होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, पीत जो है वह कहाँ से होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। पीत कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशयी रस कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से। तथा आंत रस जो होते हैं वह कहाँ से, तो आंत ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। इतना तो समझ गए। अब आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यकृत। यकृत यानी क्या चीज होता है, लीवर। लीवर के बारे में हम लोग, और उसके आगे वाला जो पार्ट है उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। इतना तो समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग थोड़ा थोड़ा सारे पॉइंट को लिख करके बोर्ड पर समझे हैं। कल उसी तरह क्या करेंगे, जो आपके किताब का जो बाकी पार्ट है, यकृत है और सब चीज है, उसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। इतना